हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और अब हम बात करेंगे छठे चैप्टर की अवकलज के अनुप्रयोग या कहें तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में हमारे पास 6 नंबर की है। कितने मार्क्स की है भाई? 6 मार्क्स की। 6 मार्क्स इसके हैं। कुल मिलाकर के यहाँ से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। किस किस टाइप के होंगे? एक क्वेश्चन होगा हमारे पास MCQs, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक का, और 2 क्वेश्चन होंगे हमारे पास शॉर्ट ऐसे टाइप लघुत्रात्मक क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 अंक का ये, 1 अंक का ये, और 2 क्वेश्चन 2 अंक के हिसाब से 4 का ये, ठीक है। कुल मिलाकर के 6 अंकों की एक्सरसाइज। कुल मिला के 4 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन छोटे हैं, 2 अंकों से बड़े के है नहीं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पे फोकस करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। सबसे पहले राशियों में परिवर्तन की दर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हास्यमान वर्धमान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, और बाद में उच्चतम न्यूनतम से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, हर प्रकार के जितने भी संभावनाएं हो सकते हैं, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। बच्चे यहाँ पर थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के लिए थोड़े सहमे होते हैं कि एक्सरसाइज में हमें कुछ दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें आपकी आज सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप दी गई जानकारी जो दी जा रही है, जो क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करें। वो नहीं तो सेम वैसे क्वेश्चंस होंगे, केवल डाटा बदल सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ पर सभी को हम एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ अच्छे से हल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति घंटे की दर से गेहूं भरा जाता है, तब गेहूं की गहराई में परिवर्तन की दर है कितनी होगी? देखो बेलनाकार टंकी है तो बेलनाकार टंकी के लिए आयतन, ठीक, आयतन में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा। तो यहां पर हम इसे 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा, ये हमारे पास आयतन में परिवर्तन की दर मिली है। आपको घंटे में है भाई, सेकंड्स की बजाय। देखो सिंपली रूप से हम v की बात करें तो v होता है बेलनाकार टंकी के लिए पाई आर स्क्वायर h, और यहाँ पर r है वो निश्चित है। बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या निश्चित रहेगी। तो यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है dh बाई dt। हमें ये h में परिवर्तन की दर ही ज्ञात करनी है। इधर dv अपॉन dt की जगह पर आप 314 यूज ले सकते हैं, और सामने पाई की जगह पर 3.14, r की जगह पर 10 तो 10 स्क्वायर और dh बाई dt, तो हो जाएगा 314 और बराबर में 314 ही हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर मतलब 100 से आप इसे गुणा करेंगे तो यहाँ से दशमलव है वो हट जाएगा, तो 314 dh अपॉन dt। आप 314 में 314 का भाग देंगे तो इधर 1 मिलेगा dh अपॉन dt। तो ये जो वीमा आएगी यहाँ पर वो आएगी मीटर प्रति होवर, ठीक है, 1 मीटर प्रति घंटे की दर से। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, x लिखा हुआ है, h की जगह क्या आएगा, h आएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है भाई, r है। r कितनी, 6 सेंटीमीटर, पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी गई है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम a लिखें तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें r त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, तो क्षेत्रफल का r के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 पाई r, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है जब r बराबर कितना हो, 6 सेंटीमीटर हो, तो 6 सेंटीमीटर पर आपके पास क्षेत्रफल में परिवर्तन की जो दर होगी वो 2 पाई गुणा में 6 या कहें तो 12 पाई होगी। तो 12 पाई हमारे पास ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल के बढ़ने की दर है, ठीक है। यहाँ तरंग वृत्ताकार है तो तरंग की त्रिज्या में परिवर्तन है dr अपॉन dt, वो आपको मिला है कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड मिला है, ठीक है। और क्या कह रहा है, उसके क्षेत्रफल के बढ़ने की दर बता दीजिए। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें परिवर्तन की दर निकालेंगे तो dA अपॉन dt, यानी समय t के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 2r और dr अपॉन dt, ठीक है। हमें dA अपॉन dt ये वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जब r बराबर आपके पास 8 सेंटीमीटर तब क्या क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt बराबर पाई इंटू 2 इंटू 8 और dr अपॉन dt की वैल्यू है 5। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 8 से करते हैं 40, 40 दूनी 80, तो ये बन जाएगा 80 पाई, ठीक है। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड।
तो ऐसा कोई ऑप्शन है 80 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt कितनी है? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कह रहा है त्रिज्या r बराबर 4.9 सेंटीमीटर पर परिधि की वृद्धि दर बताइए। परिधि को हम p से लिखें तो वो मान होता है 2πr। तो p में परिवर्तन की दर यानी अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो dp/dt, इधर 2π कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन dr/dt। ठीक है, जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर तब आप dp/dt को फाइंड करेंगे तो 2π तो अचर है और dr/dt की वैल्यू है 0.7। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4π सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपके पास आंसर होगा 1.4π सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ऐसा ऑप्शन द में है। चलिए आगे देखते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा है, वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, कितना हो? 10 सेंटीमीटर लंबा हो, तो घन का आयतन बढ़ने की दर है। आयतन में परिवर्तन की दर पूछी गई है, किनारे में परिवर्तन की दर दे रखी है। किनारे को यदि x माना जाए तो आपको dx/dt दिया गया है। कितना है भाई? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और आयतन को v आयतन होता है भुजा क्यूब यानी x क्यूब। इसमें परिवर्तन की दर पूछी गई है तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा 3x² और x का होगा dx/dt। कहता है जब x बराबर 10 सेंटीमीटर, उस केस में dv/dt कितना होगा? 3 गुणा 10 का स्क्वायर और dx/dt आपको दे रखा है 3, तो ये कितना हो गया भाई? 3 × 9 और 10 का वर्ग 100, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आपके पास आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर 3x² प्लस में 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय कितनी है? तो सीमांत आय भी निकाल लेंगे हम। यहाँ पर r का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो यह आ जाएगा 6x और प्लस में 36। जब x बराबर 15 तब आपके पास सीमांत आय r' कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 15 और प्लस में 36, तो 90 प्लस में 36 ये आएगा 126। ऑप्शन डी सही होगा भाई। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस अंतराल में y = x² e⁻x वर्धमान है? ठीक है, बुक का ही सीधा सा क्वेश्चन है एवं के रूप में। जैसा कैसा क्या करेंगे आप? अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy/dx x² एज इट इज e⁻x का अवकलन e⁻x और -x का करेंगे तो मिलेगा हमको -1। इसके अलावा e⁻x ऐसे कैसे? x² का अवकलन करेंगे तो 2x, गुणा नियम लगाया हमने यहाँ पर, तो dy/dx हमें मिल गया कितना? e⁻x तो हमने कॉमन लिया, माइनस में x² और प्लस में 2x। अब dy/dx = 0 से हम क्या करेंगे? क्रांतिक बिंदु या चरम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो e⁻x तो सदैव करते हैं 0 होता है, तो ये तो शामिल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 हो ही नहीं सकता। तो क्या बचेगा? माइनस में x² प्लस में 2x = होगा 0, या कह सकते हैं x² बराबर में 2x, या फिर आप यहाँ चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो किसको? x को। तो ये माइनस का x और प्लस में 2 बराबर में 0, तो x के 2 मान आएंगे 0, इसके अलावा प्लस में 2, ये x के 2 मान हैं। इन दोनों मानों का आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लीजिए। क्या होगा भाई? एक तो हो जाएगा 0 और दूसरा है हमारे पास 2, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। अब ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, आपके पास जो dy/dx है उसके अंतर्गत जो बहुपदीय भाग है वो कैसा है? माइनस चिन्ह के साथ है, सबसे बड़ी घात वाला पद नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में हमने ये कहा है जब कभी भी आप वर्धमान या असमान फलनों के लिए जांच करें तो देखो वर्धमान फलन वो कब होगा? जब सबसे बड़ी घात वाला पद नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले भाग में वर्धमान होगा, तो नेगेटिव वाला भाग है आपके पास 0 से 2, तो ऐसा इंटरवल आपके पास 0 से 2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में हास्यमान है? देखो cos x है वो 0 से π में हास्यमान होता है, इसका मतलब 0 से π/2 में भी कैसा होगा? हास्यमान होगा। तो एक तो पहला हो गया। क्या sin x है? जी नहीं, क्योंकि sin x है वो 0 से π/2 तक बढ़ता है हमारे पास, तो ये तो नहीं है। दूसरा cos 3x है, cos 3x है वो 0 से π/2 के बीच में है, वो हास्यमान भी होता है और वर्धमान भी दोनों होता है। इसका मतलब न तो हास्यमान है न ही वर्धमान है। और tan x सदैव वर्धमान फलन होता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही बचा cos x, तो ध्यान रखेंगे आंसर होगा cos x। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस अंतराल में f(x) बराबर x⁻100 प्लस में sin x - 1 से प्रदत्त फलन है वो हास्यमान है? आप यहाँ पे अवकलन करोगे f'(x) तो कितना आएगा? 100x⁻99 और प्लस में sin
x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x और -1 का हो जाएगा 0। ये हमारे पास अवकलन मिला। अब इसमें पूछा गया किस अंतराल में ये हास्य मान है, तो भाई यहाँ पर से ऐसा कौन सा मान है जो इसको नेगेटिव मान दे, तो ऐसी कोई वैल्यूज हमें दिखती नहीं है, क्योंकि 0 से 1 में ये धनात्मक रहेगा, क्योंकि धनात्मक मान रखेंगे तो वैल्यूज धनात्मक ही आएगी, क्योंकि 1 रेडियन तक के लिए आपके पास डिग्री में मान है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 57 डिग्री लगभग अप्रोक्सीमेटली। और π/2 से पाई में देखो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, cos x जरूर एक माइनस में आ सकता है पाई के ऊपर आकर के, तो यहाँ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, -1 कम होने पर π/2 ये संख्या तो आपके पास बहुत बड़ी है क्योंकि 100 से गुणा हो रहा है, और 0 से π/2 में, क्योंकि 0 से π/2 में सारी वैल्यूज धनात्मक है तो पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर आएगा नॉन ऑफ दीजिए, ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए कभी वर्धमान नहीं होगा। आगे देखिए f(x) जो अंतराल मिले उनमें तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर x² - 4x + 3 निम्न अंतराल में हास्यमान है। कब होगा भाई हास्यमान, पहले तो करेंगे अवकलन ज्ञात, क्या हो जाएगा 2x - 4, इसे रखेंगे 0 के बराबर, f' = 0 से आप यहाँ x की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आपको x का मान मिलेगा 2। आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए 2 को, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब देखो ये पूछा रहा है हास्यमान, हास्यमान कब होगा, जब आप f' में देखिए x का जो गुणांक है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ से प्लस वाले भाग में वर्धमान और माइनस वाले में हास्यमान होगा, माइनस वाला ये है, इसका मतलब माइनस अनंत से 2 में ये कैसा हो जाएगा, हास्यमान हो जाएगा, माइनस अनंत से 2 यानी ऑप्शन से सही होगा आपके पास। आगे देखिए यदि f(x) बराबर मोड sin 4x + 3 है तो f(x) का निम्नतम मान बता दीजिए। देखो हम तो इतना जानते हैं कि जो sin 4x है ये वैल्यू है वो 0, sin 4x है -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। अब इसमें देखो 3 और जुड़ रहा है तो हम इसमें 3 भी जोड़ देंगे, क्योंकि साइन फलन का जो परिसर होता है -1 से +1 होता है, इसलिए लिखा गया है sin 4x के परिसर के अकॉर्डिंग लिखा हमने ऐसा। अब इसमें 3 जुड़ रहा है तो हम इस द्वितीय समीकरण में 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ sin 4x में भी कितना जुड़ जाएगा 3, और इधर भी 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 4। हम मोड़ लेंगे, 2 धनात्मक है, मोड़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर sin 4x और प्लस में 3, और इधर भी 4 पे मोड़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2f(x) > 4। तो देखो f(x) का मान 2 के बराबर या उससे अधिक, हमसे पूछा गया निम्नतम बताओ, तो सबसे कम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, तो आंसर होगा कौन, 2, ये इसके लिए निम्नतम मान है। और उच्चतम पूछता तो कितना होता, 4 हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² बटे 1 + x + x² का न्यूनतम मान कितना है, कम से कम कितना आएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलन करेंगे, इसका जो भी फलन मिला है उसका क्या करना है भाई, अवकलन करना है। मान लीजिए मैं इसको y कह देता हूँ, तो 1 - में x + में x² अपॉन 1 + में x और प्लस में x²। आप इसका अवकलन करेंगे तो भाग नियम लगेगा, 1 + में x + में x² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + में x + में x²। अवकलन करेंगे हम अंश का, अंश के अवकलन में मिलेगा -1 और प्लस में 2x, माइनस में 1 - में x + में x², और हर का अवकलन करेंगे तो 1 + में 2x हो जाएगा। ओके, तो y' = नीचे 1 + में x + में x² का होल स्क्वायर, अंश वाले हिस्से में आप इन्हें गुणा कर लीजिए, माइनस अंश से गुणा करेंगे तो -1 माइनस का x और माइनस में x², प्लस के 2x से करेंगे तो 2x प्लस में 2x² और प्लस में 2x³ यहाँ पर करेंगे हम 1 से, तो 1 होगा तो माइनस का 1 प्लस में 1 और माइनस का x², प्लस के 2x से करेंगे तो हमारे पास मान आएगा माइनस में 2x और प्लस में 2x² और माइनस में 2x³। देखिए क्या क्या करता है, प्लस के 2x हैं और आपके पास यहाँ पे माइनस के 2x हैं, और इसके अलावा प्लस के 2x³ है, माइनस के 2x³ है, और इसके अतिरिक्त बात करें तो प्लस का x है और माइनस का x है। वो जो शेष बचे उनमें देखो तो -x² और ये प्लस के 2x² कट जाएंगे, कितना बचा, y' = हमारे पास बच गया 2x², माइनस में 2 अंश में तो इतना है, और नीचे 1 + x प्लस में x² का होल स्क्वायर। y' = 0 से हम प्राप्त करेंगे क्या, चरम बिंदु, जिससे कि हमारे पास उच्चतम या निम्नतम बिंदु प्राप्त होंगे, इष्टतम बिंदु प्राप्त होंगे। तो मिलेगा 2x² - 2 = 0, तो x² - 1 = 0, तो x के 2 मान आएंगे, प्लस माइनस और 1, ठीक है। तो प्लस का 1 पुट करके देखो और माइनस का 1 पुट करके देखिए फंक्शन में, हम प्लस का 1 रखेंगे फलन में तो 1 - 1 प्लस में 1 और नीचे 1 + 1 + 1, तो हमारे पास मान आया 1/3, और हम माइनस का 1 रखें तो 1 प्लस में 1 और प्लस में 1, ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 - 1 और प्लस का 1, ठीक है, नीचे काटेंगे तो आपके पास मान आया कितना, 3। तो यहाँ पर
न्यूनतम पूछा गया तो न्यूनतम मान होगा 1/3 और अधिकतम पूछा जाता तो कितना हो जाता 3 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन की पावर 1/3 है और यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 इसका उच्चतम मान हमें चाहिए जो फलन दिया गया है। फलन को यदि हम y लेकर के चलते हैं तो आप यहाँ पर इसका क्यूब कर सकते हैं तो y क्यूब हो जाएगा और आपके पास सवाल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1। हमने इनको अंदर वालों को गुणा कर दिया है, क्यूब करने से 1/3 घात हट जाएगी। हम इसको एक नया फलन z मान लेते हैं, z का अवकलन करते हैं, z डैश हो जाएगा 2x माइनस वन z डैश इक्वल टू 0 से हमारे पास चरम बिंदु आएगा 2x माइनस वन इक्वल टू 0 या x कहे तो 1/2 और ये जो इंटरवल है वो कैसा है क्लोज इंटरवल। तो आपके पास चरम बिंदु x के जो मान होंगे वो होंगे 0, 1/2 और 1। आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लीजिए। आप सबसे पहले यहाँ 0 पुट करेंगे तो x बराबर 0 पर आपके पास f है वो कितना मान आएगा 1। आप x बराबर 1/2 की बात करें, 1/2 रखें, उसके ऊपर आपके पास f 1/2। तो यहाँ देखो 1 में से 1/2 घटाएंगे, 1/2 में से 1 घटाएंगे हम यहाँ तो मान हमारे पास बचेगा माइनस का 1/2 तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। माइनस 1/4 प्लस में 1 की घात 1/3, आप इसे 3/4 की घात 1/3 कह सकते हैं। और इसके अलावा f1 की वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में भी मान 1 आएगा। हमसे पूछा गया उच्चतम कितना है तो ये उच्चतम मान है, ये भी उच्चतम मान है। मैक्सिमम कितना आया 1 आया तो ये आंसर हो जाएगा भाई। आगे कहता है यदि f(x) बराबर, देखो अब ऐसा अलावा वृत्तीय स्थान से संबंधित क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं हम। यदि f(x) बराबर sin 2x प्लस में 5 हो तो f(x) का अधिकतम मान बता दीजिए। देखो हमने अभी कहा था साइन फलन का परिसर है वो -1 से +1 के बीच में होता है साहब। अब इसमें 5 भी जुड़ रहा है इस फलन के साथ तो हम 5 भी जोड़ देंगे। द्वितीय समीकरण में -1 में 5 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे sin 2x में भी 5 जुड़ जाएंगे और लेस देन 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 लेस देन इक्वल टू f(x) लेस देन इक्वल टू 6 यानी f(x) का मान 4 और 6 के बीच में होगा। हमसे पूछा गया अधिकतम तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 हो सकता है साहब। तो यहाँ ऑप्शन आंसर आएगा 6 और निम्नतम पूछता तो कितना आता 4 आ जाता। चलिए यदि f(x) बराबर मोड x प्लस 2 माइनस 1 है तो f(x) का निम्नतम मान। देखो हम मोड फलन के लिए भी जानते हैं कि इसका परिसर हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या कहीं तो धनात्मक होता है। हम इसमें से एक और घटा देंगे तो x प्लस 2 में से हमने एक घटाया तो इधर भी एक घटा देंगे। ये फलन हो गया f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू -1। f(x) का मान -1 के बराबर या इससे अधिक तो ये कैसा है निम्नतम मान है तो आंसर आएगा -1। ऐसा ही नेक्स्ट एक और भी है, इसमें f(x) बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 है। तो आप ध्यान दें तो ये एक पूर्ण वर्ग फलन है या कहें तो वर्ग फलन है। 2x माइनस 1 का स्क्वायर इसका भी परिसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है मापांक फलन की तरह। अब इसमें 3 और जुड़ रहा है तो हम 3 भी जोड़ देंगे, ये प्लस में 3 तो इधर भी 3, ये बन गया f(x). f(x) का मान है वो 3 के बराबर है उससे बड़ा, इसका मतलब ये निम्नतम मान है। तो निम्नतम मान आ गया कितना भैया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यदि f(x) बराबर 9x² प्लस में 12x प्लस में 2 तो f(x) निम्नतम मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ जो क्वेश्चन हमें मिला है उस क्वेश्चन पे यदि हम ध्यान दें तो हम इसको यूँ कह सकते हैं क्या f(x) बराबर 9 को कह सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3x और गुणा में 2 और प्लस में 4 तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो ये हमने 2 का स्क्वायर लिखा है 4 तो हमारे पास तो केवल 2 ही था इसलिए -2 कर लेंगे। तो फलन को कुछ बदल के हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, ये बन गया 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब पिछला जो क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन हो गया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमें इसमें से 2 घटाना है तो हम 2 घटा देंगे दोनों पक्षों में से। तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 और इधर भी हो जाएगा -2। तो ये क्या मिला हमें f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू -2। f(x) का मान -2 के बराबर या उससे बड़ा, तो ये निम्नतम मान है -2 तो यहाँ निम्नतम ही पूछा गया तो आंसर -2 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसा एक और भी हमारे पास नीचे ध्यान देखा जाए तो x -10 का होल स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पर ध्यान से देखें तो ये पद नेगेटिव है तो हम इसे माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करेंगे तो हमने पढ़ा है कि असमीका एक पक्ष को आप माइनस से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसमें 10 भी जोड़ना है तो ये माइनस में x -10 का होल स्क्वायर, इसमें 10 हमने इधर जोड़ दिया तो 10 इधर भी जोड़ देंगे। ये मान आपके पास आ गया f(x) लेस देन 10। तो यहाँ देखो f(x) का मान 10 के बराबर या उससे कम है, इसका मतलब 10 अधिकतम मान है तो हमसे पूछा भी अधिकतम ही गया तो आंसर 10 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पे आ जाइए, यदि f(x) बराबर 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3 हो तो f(x) का निम्नतम मान बता दीजिए। फिर से बात 2x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पर हमें 2x का होल स्क्वायर ही नहीं साथ में 3 भी चाहिए तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ देंगे। ये बन जाएगा f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 3। f(x) का मान 3 के बराबर है या उससे बड़ा तो ये निम्नतम मान है 3 तो ये 3 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान, तो देखो भाई ध्यान रखना sin x प्लस में cos x हो फलन या फिर
साइन एक्स माइनस का कोस एक्स हो या फिर कोस एक्स माइनस का साइन एक्स हो, तीनों ही जैसा ही फलन है। इन तीनों के लिए आपके पास उच्चतम मान है और √2 होता है, याद रखने की चीज है ये, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया, उच्चतम मान हो गया। और यदि आपसे निम्नतम पूछा जाए, कौन सा पूछा जाए, निम्नतम मान, तो ध्यान रखना निम्नतम मान हो जाएगा माइनस में √2। ओके, तो ये उच्चतम पूछ रहा है तो प्लस में √2 है। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, कहता है घन के क्षेत्रफल में उसकी भुजा के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगी जब भुजा 3 सेंटीमीटर है। घन का क्षेत्रफल, यदि भुजा x है घन की, तो घन का क्षेत्रफल a क्या होता है, x3, और भुजा के सापेक्ष ही परिवर्तन चाहिए तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम इसका, तो dA/dx ये हमको मिलेगा 3x²। ओके, और फिर क्या कह रहा है, जब x बराबर 3 सेंटीमीटर तो आपके पास dA/dx कितना होगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 का स्क्वायर मतलब 27, और आप विमाएं लिखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, या केवल सेंटीमीटर लिख सकता है, तो आप इसे लिखेंगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। चलिए, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में rx मिली है आपको, इतने से प्रदत्त है, और काय कहता है जब x बराबर 7 है तो सीमांत आय बता दीजिए कितनी होगी साहब। तो हम पहले तो r के लिए अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा 26x और प्लस में 26, x की जगह हमें 7 पुट करना है तो r-7 हो जाएगा। इधर भी 26 × 7 और प्लस में 26 हो जाएगा। 26 को आप 7 से गुणा कर लीजिए, 7 × 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 और प्लस में 26 जोड़ देंगे हम इसे, 2 और 6 8, 8 2 10 और 1 रह 2 208, तो हमारे पास सीमांत आय आ गई कितनी, 208। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहता है फलन f(x) बराबर x² प्लस में 2x अंतराल खाली स्थान में वर्धमान है। तो देखो फलन है वो बिल्कुल बहुपदीय फलन है, इसमें बहुपद की घात वाला पद धनात्मक है, तो सीधी सी बात है धनात्मक वाले भाग में हम संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा पर धनात्मक वाले भाग में फलन वर्धमान हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो अवकलन करें, 2x प्लस में 2 आएगा, f' को 0 के बराबर रखें, उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी कितनी, -1। आप इस -1 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दीजिए, ये -1 इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत। शुरुआत आप हमेशा दाईं तरफ से करेंगे, प्लस और माइनस। हमने कहा ये सबसे बड़ी घात वाला पद धनात्मक है, तो धनात्मक वाले भाग में ही फलन वर्धमान होगा, यानी इंटरवल होगा -1 से अनंत। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फलन f(x), यहाँ पर f' कितना हो जाएगा, -6x और -1, ठीक है। और यहाँ f' इक्वल टू 0 से आप क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, तो आपको x का मान मिलेगा -1/6। आप इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो -1/6, इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत, और दाईं तरफ से प्लस का मान और इधर माइनस वाला भाग। अब ये देखिए फलन में, ये बहुपदीय फलन में सबसे बड़ी घात वाला पद माइनस का है, तो माइनस वाले भाग में फलन वर्धमान होगा, तो इसमें तो होगा वर्धमान, तो बच कौन सा गया, ये वाला प्लस वाला, इसमें होगा हास्यमान, तो इंटरवल होगा -1/6 से अनंत। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक फलन f(x) इक्वल टू फिर से बहुपदीय फलन है, आप इसका अवकलन कर लीजिए। अवकलन करेंगे तो 2x - 4 आएगा, अवकलन को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यूज 2 आएगी, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो ये 2 माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत, शुरुआत प्लस से होगी। अब आप यहाँ देखिए बहुपदीय फलन में सबसे बड़ी जो घात है उस वाला पद धनात्मक है, इसलिए धनात्मक भाग में फलन वर्धमान होगा, इंटरवल बनेगा 2 से अनंत। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी अंतराल I में फलन f(x) के लिए x1 छोटा है x2 से, तब x1 पर फलन का मान छोटा है x2 से या उसके बराबर है, ऐसी कई शर्तें आती हैं, तब फलन f(x) है वो अंतराल I में कैसा कहलाएगा, हमने पढ़ा है उस केस में फलन वर्धमान कहलाएगा। कैसा कहलाएगा भैया, वर्धमान। लेकिन यदि f(x1) > f(x2) हो जाता है तो फलन कैसा कहलाएगा, हास्यमान कहलाएगा। ठीक है, ये शर्त यहाँ पे बदल के ये आ जाए तो इस केस में आपके पास फलन कैसा हो जाएगा, हास्यमान हो जाएगा। फिलहाल के लिए वर्धमान है भाई। आगे आ जाइए, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, मतलब उसके आयतन में भी वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देखो आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर मिली है dr/dt 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और आयतन v क्या होता है, बुलबुले का, बुलबुला होता है गोलाकार, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। ठीक है, अब आप इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो ये मिलेगा dv/dt, 4π/3 अचर राशि है, आप r3 का अवकलन करेंगे तो 3r² और r का हो जाएगा dr/dt। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कहा गया r बराबर 1 सेंटीमीटर के ऊपर आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कर लीजिए।
तो ये हो गया 4 पाई, आर की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी की जगह पर 1/2 रख लेंगे, 2 से 4 को काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2 पाई। ठीक है, और सेंटीमीटर में मान इसलिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, 2 अंकों के रूप में क्वेश्चंस होंगे, आप प्रॉपर तरीके से लिखें, मान करके लिखना है कि माना बुलबुले की त्रिज्या। ठीक है, ये आपको खुद को सोचना है, आंसर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। बुलबुले की त्रिज्या आर है तब प्रश्न ये कह रहा है इतना है, और जो कि आयतन v इतना, यहाँ पे आप अवकलन कर रहे हैं, ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये उत्तर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से निश्चित रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि वृत्त की त्रिज्या को r माना जाए तो आपको dr अपॉन dt मिला है, कितना मिला है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कह रहा क्षेत्रफल में वृद्धि दर ज्ञात कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल को एरिया भी कहते हैं, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें परिवर्तन की दर चाहिए, आप इसे समय t के सापेक्ष अवकलन कर दें, करेंगे तो पाई अचर राशि है, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा और r का dr अपॉन dt हो जाएगा। कहता है r बराबर 10 सेंटीमीटर पर आप dA अपॉन dt ज्ञात कर दीजिए, तो पाई ऐसे कैसे है, 2r की जगह पर 10 और dr अपॉन dt की जगह 3, सरल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 60 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि दर होगी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, किसी उत्पाद की x इकाइयों से संबद्ध कुल लागत रुपए में cx इतनी दी गई है। जब x बराबर 17 हो तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चंस पीछे हो गए, आप इसे करके देखें, अवकलन करना है यानी c डैश x प्राप्त करना है और c डैश में x की जगह पर 17 पुट करना है। जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर निकल करके आती है वही सीमांत लागत कहलाएगी। ठीक है, आपकी तरफ से आपको करना है ऐसे। नेक्स्ट देखिए, दर्शाइए कि fx बराबर इतना x बिलोंग्स टू r में वर्धमान है। इसको दर्शाना है कि r में कैसा है, वर्धमान है। r मतलब सभी वास्तविक संख्याओं में। तो इसके लिए हम सबसे पहले f डैश x ज्ञात करेंगे भैया, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस का 4 हो जाएगा। क्या हम इसको यूं कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 3 प्लस में 1, फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं उसमें 3 कॉमन है तो बचेगा x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 1 और लास्ट में प्लस 1 और भी है अलग से। ये वैल्यू हो गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1। अब आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ देखते हो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना ही रहेगा। तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये चीज क्या शो करती है कि f डैश x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये कभी भी आपके पास शून्य नहीं बन सकता, इसलिए आपके पास ऐसा कोई x विद्यमान ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू r में आपके पास f डैश x है वो कैसा होगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए x बिलोंग्स टू r में f कैसा है, वर्धमान है। ये वर्धमान होने की शर्त है कि दिए गए इंटरवल में फलन कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कहता है सिद्ध कीजिए f x बराबर e की पावर x बिलोंग्स टू r में वर्धमान है। सेम क्वेश्चन जैसे अभी किया था वैसा वैसा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। हम ये जानते हैं e की पावर x ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ f डैश x कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब फलन निरंतर वर्धमान है। यहाँ वर्धमान कह रहा था, आप वर्धमान ही लिखेंगे। इसलिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, कोई भी वास्तविक संख्या आप रखेंगे उसमें आपके पास f कैसा है, वर्धमान है, सदैव वर्धमान रहेगा ये फलन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो यहाँ फिर से वर्धमान ज्ञात करना है तो f का अवकलन करेंगे, यह आ जाएगा 4x माइनस में 3 f डैश x इक्वल टू 0 से आप चरम बिंदु ज्ञात करेंगे तो चरम बिंदु आपको मिलेगा x इक्वल टू 3/4। आप संख्या रेखा पर 3/4 को प्रदर्शित करेंगे, इधर माइनस अनंत होगा इधर प्लस अनंत होगा, दाईं तरफ से प्लस माइनस के चिन्ह लगाएंगे आप। देखिए फलन कैसा है, बहुपदीय है, सबसे बड़ी घात वाला पद धनात्मक है तो धनात्मक वाले भाग में ही फलन वर्धमान होगा। इसलिए हम कह सकते हैं 3/4 से अनंत में आपके पास f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसलिए f 3/4 से अनंत में कैसा है, वर्धमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। कहता है फिर से आगे अंतराल ज्ञात कर दीजिए, एक फलन f(x) मिला है, इससे प्रदत्त फलन कैसा है, वर्धमान है। भाई यहाँ पर चिन्ह है वो शायद आई थिंक माइनस का होगा, जैसा भी अभी अवकलन कर लेते हैं पता लग जाएगा कैसा आएगा। f डैश x इक्वल टू ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में 18x और माइनस के 12 हो गए हैं। ठीक है, तो 15 का अवकलन 0 हो जाएगा। f डैश x इक्वल टू 0 से आप ध्यान दें यहाँ पर तो 6x स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 12 बराबर में 0, 6 का भाग लग जाएगा तो x स्क्वायर माइनस में 3x
2x² माइनस में 3x और माइनस के 6 का भाग देंगे तो 2 और बराबर में 0। आप इसे 2x² माइनस में 4x और प्लस में x और माइनस का 2 बराबर 0 कह सकते हैं। यहाँ पर 2x कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 2, यहाँ 1 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 2। तो हमारे पास 2 गुणनखंड हो गए, x माइनस 2 और 2x प्लस में 1 बराबर 0। तो x की 2 वैल्यूज आई, 2 और माइनस में 1/2। दोनों को आप संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर दीजिए। संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे तो माइनस अनंत से प्लस अनंत, और बीच में आएगा पहले माइनस का 1/2 और बाद में आएगा प्लस का 2। दाईं तरफ से एकांतर क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह लगाएंगे। वर्धमान पूछा गया है। फलन पे ध्यान देते हैं तो फलन हमारे पास कैसा है भाई, बहुपदीय फलन है। सबसे बड़ी घात वाला पद धनात्मक है, तो धनात्मक वाले भाग में ही फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो इंटरवल लिखें तो माइनस अनंत से माइनस 1/2 और दूसरा इंटरवल है 2 से अनंत। इसमें आपके पास f कैसा है, वर्धमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। हम कह रहे हैं अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) 10 - 6x माइनस में 2x² से प्रदत्त फलन कैसा है, वर्धमान है। क्या है भाई फलन f(x) = 10 - 6x माइनस में 2x²। आप इसका अवकलन करेंगे 10 का 0 माइनस का 6 और माइनस के 2x² का करेंगे तो माइनस में 4x। f'(x) = 0 से हम चरम बिंदु ज्ञात करेंगे। माइनस का 6 माइनस में 4x बराबर 0 या 4x बराबर माइनस के 6 और x की वैल्यूज निकालेंगे तो माइनस में 3/2। ये चरम बिंदु है। आप इस चरम बिंदु को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, मात्र एक बिंदु है माइनस का 3/2, इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत। शुरुआत संख्या प्लस से होगी तो चिन्ह लगा देंगे प्लस माइनस के। अब देखिए यहाँ पर फलन है बहुपदीय फलन और सबसे बड़ी घात वाला पद माइनस का है, तो इसलिए माइनस वाले भाग में फलन वर्धमान कहलाएगा। माइनस वाला इंटरवल ये है, तो आप ले सकते हो माइनस में 3/2 से अनंत में f कैसा है, वर्धमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन y बराबर इतना एक वर्धमान फलन है। आप यहाँ पर फिर से अवकलन करेंगे। वर्धमान हास्यमान निकालने के लिए चरम बिंदु चाहिए, चरम बिंदु के लिए फलन का अवकलन चाहिए। तो यहाँ घात नियम लगेगा, 2 गुणा में आ जाएगा x × x-2। उसके बाद x × x-2 का भी अवकलन होगा, मतलब x² माइनस में 2x का भी अवकलन होगा। कर दीजिए इसका अवकलन 2x x-2 x² का करेंगे 2x और 2x का करेंगे तो 2। 2x - 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 × 2 गुणा होकर के 4 हो जाएंगे। ये x माइनस में 2 और यहाँ मिलेगा x - 1। ये y डैश है। चरम बिंदु निकालने के लिए y डैश = 0 रखेंगे। 0 रखने से हमको मिलेगा 4x x-2 x-1 = 0। तो यहाँ से हमको x के 3 मान या कहें तो 3 चरम बिंदु प्राप्त होंगे। एक होगा 0, एक होगा 1 और एक होगा 2। तीनों को संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर देंगे। संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करें तो माइनस अनंत और ये प्लस में अनंत। एक हो गया बीच में 0, एक हो गया 1 और एक हो गया 2। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। एकांतर क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह लगाएंगे हम। ठीक है, आगे आ जाइए। क्या पूछा है, वर्धमान कहाँ है, प्लस वाले भाग में वर्धमान होगा। तो प्लस वाले इंटरवल लिख लीजिए। पहला है 0 से 1, यूनियन के द्वारा दूसरे को जोड़ दीजिए। दूसरा है 2 से अनंत। तो इसमें आपके पास f कैसा कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। और बाकी 2 नेगेटिव बच गए, उनमें कैसा कहलाएगा, हास्यमान कहलाएगा। फिर से कहता है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) है वो x+1³ × x-3 का क्यूब वर्धमान है या हास्यमान है। दोनों प्रकार के इंटरवल चाहिए। हम फलन का अवकलन करेंगे। अवकलन में गुणन नियम लगेगा साहब। x+1 पहले फंक्शन को हमने ऐसे कैसे रखा, दूसरे का हमने अवकलन किया तो 3x - 3 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसा रखेंगे x-3 का होल क्यूब ऐसे कैसे। x+1 का हम अवकलन करेंगे तो घात गुणा में आएगी, x प्लस में 1 और घात 1 कम। x+1 का फिर से होगा तो वहाँ 1 मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दें यहाँ पर तो हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और 3 कॉमन है। तो क्या क्या बचा, फर्स्ट में बच गया x+1 और सेकेंड में बच गया x-3। इसे हम सोल्व करेंगे तो 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, 2x-2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बना देगा 6, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और यहाँ x-1। देखो हम ये चीज जानते हैं क्या भाई कि x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर ये दोनों > 0 राशियां हैं। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी x के मान के लिए। तो इनका कोई रोल नहीं है वर्धमान हास्यमान में। कौन बच गया, x-1। तो आप
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से सरल करेंगे तो केवल x माइनस 1 बराबर 0 से चरम बिंदु प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमेशा धनात्मक है। दो गुणनखंड है जो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तो वहां से कोई चरम बिंदु हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, x बराबर 1 है। आप इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत और बीच में एक चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक। अब हमें चाहिए वर्धमान हास्यमान दोनों ही, तो आप लिख सकते हो माइनस प्लस वाला भाग है उसमें तो वर्धमान होगा, यानी 1 से अनंत में f वर्धमान, व माइनस अनंत से प्लस 1 में कैसा होगा, हास्यमान होगा। तो ये हमारे पास वर्धमान हास्यमान के लिए इंटरवल हुए। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सिद्ध कीजिए f x बराबर इतना x बिलोंग्स टू r में वर्धमान है। भाई ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था अभी। आप यहाँ भी अवकलन करेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 3, 100 का हो जाएगा 0। यहाँ पर f डैश x में आप ध्यान से देखें तो 3 कॉमन आएगा, x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 1, तो ये बन गया आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं पूर्णांक संख्या सदैव धनात्मक होती है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी f डैश x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। किसके लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता x का कोई भी मान रखा जाए, ये सदैव धनात्मक रहेगा। धनात्मक रहने का मतलब फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, इसलिए f x बिलोंग्स टू r में कैसा है, वर्धमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स 4x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर माइनस में 72x प्लस में 30 में वर्धमान या हास्यमान है। आप अवकलन करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत हो गए, या आपके लिए हमने छोड़ा है, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्वेश्चंस टाइप करें या फिर इसकी स्क्रीनशॉट हमें टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। चलिए सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू log cos x 0 से π/2 में निरंतर हास्यमान है और π/2 से π में निरंतर वर्धमान है। आप दिए गए फलन का अवकलन करेंगे, क्या आएगा, log के लिए अवकलन होगा 1/cos x और cos x का होगा माइनस में sin x, तो ये आपको मिल गया माइनस का tan x। ठीक है, अब देखिए 0 से π/2 में हम जानते हैं tan x कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है साहब। ठीक है, पर ये माइनस का tan x है तो आप इसे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में tan x कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। और माइनस tan x कौन है, f डैश x, तो f डैश x लेस देन 0 होता है किस इंटरवल में, 0 से π/2 में। और लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, 0 से π/2 में f कैसा है, हास्यमान है। ठीक है, निरंतर की बात कर रहे हैं तो आप इक्वल टू के साइन मत लगाइए, क्योंकि इंटरवल छोटा है, बिंदु शामिल नहीं होंगे, तो ये केवल लेस देन ही रहेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट इंटरवल है π/2 से π। आप इसमें देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan x है वो सदैव ऋणात्मक होता है, लेस देन 0। आप इसे माइनस से गुणा करेंगे तो असमिका को माइनस से गुणा करने पर असमिका का चिन्ह बदल जाता है, यानी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इट मीन्स एफ एक्स है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 निरंतर वर्धमान की शर्त है, इसका मतलब हुआ π/2 से π में f कैसा है, निरंतर वर्धमान है। यहां पर भी भाई ये निरंतर हास्यमान है। नेक्स्ट देखिए, फलन एफ एक्स 2x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात करने हैं। क्या पूछे गए हैं, बिंदु पूछे गए हैं। आप स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम के कोई भी बिंदु हो या निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम के बिंदु हो, आप फलन का अवकलन अवश्य करेंगे। ये मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 6 f डैश x, यहाँ से 6 कॉमन बचा x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 1 या 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास f डैश x है। f डैश x बराबर 0 से आप चरम बिंदु निकालेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर मिला 1। एक चरम बिंदु हमें मिला। ठीक है, तो मात्र इसने चरम बिंदु ही पूछे हैं, यही स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम बिंदु। अब ये और पता कर लीजिए कि ये उच्चतम है या निम्नतम है। आप एक अवकलन और करेंगे f डैश x का, तो ये बन जाएगा f डबल डैश x। एक से एक बार फिर से अवकलन किया गया, f डबल डैश x हमें मिलेगा कितना, 12 और x माइनस 1। आप इसमें 1 पुट करेंगे तो f डबल डैश x में आप x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास मान आएगा 0। ठीक है, आगे क्या करते हैं, एक बार फिर से और अवकलन करेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 आ गया है, तो आप जो आपके पास 2 है उस 2 से एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो f ट्रिपल डैश x ये आपके पास हो जाएगा 12, और 12 कैसी राशि है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1 एक नति परिवर्तन बिंदु है। कैसा है, नति परिवर्तन। थर्ड डिफरेंशिएशन है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। तो यहां हमारे पास कोई भी उच्चतम निम्नतम मान नहीं है, इसलिए f के कोई स्थानीय उच्चतम
वह निम्नतम मान नहीं है या बिंदु नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखें एफ एक्स 4x माइनस 1/2x², इसका इंटरवल इतने में निरपेक्ष उच्चतम मान पूछा गया है। आप फलन का अवकलन कर दीजिए साहब, जैसा भी मिला है, क्योंकि यहाँ से हमें चरम बिंदु चाहिए, तो अवकलन करेंगे तो 4 और यहाँ से x² का 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो x आ जाएगा। ओके, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो चरम बिंदु क्या क्या होंगे? देखो चरम बिंदु 3 बनेंगे हमारे पास, एक 2 तो यहाँ इंटरवल में से मिलेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के ये जो अंत्य बिंदु है वो काम आएंगे, -2, 4 और 9/2, ये 3 चरम बिंदु है, तीनों पे हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए x बराबर -2 पर आप वैल्यूज निकालिए, f -2 कितनी हो जाएगी, 4 इंटू -2 और माइनस में 1/2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस में 8 हो जाएगा और ये माइनस में 2 हो जाएगा, तो वैल्यू आई -10। ऐसे ही और भी ज्ञात कर लीजिए आगे। नेक्स्ट रखेंगे x इक्वल टू 4, तो इसके ऊपर f 4 रखने पर हो जाएगा 16 माइनस में 16/2, तो ये आएगा 8 और नेक्स्ट f 9/2, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4 गुणा 9/2 माइनस में 81/2 गुणा 4। ठीक है, आप इसे सरल करके और देख लीजिए कितना बनता है ये 8, 4 से गुणा होगा 16, 16 नंबर 144 और माइनस में 81 और बटे में 8। तो आई थिंक ये वैल्यू है वो आपके पास छोटी है। यहाँ पे पूछा गया निरपेक्ष उच्चतम मान, तो सबसे बड़ा मान हमारे पास जो आ रहा है वो एक बार ये कम कर ही लीजिए कितना आता है, 14, 4 में से 1 जाएगा 3 और 14 में से 8 जाएंगे तो 6/8, तो ये छोटा है 8 से, तो उच्चतम मान है वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु पूछे था x बराबर 4 पर, उच्चतम मान होगा 8। y बराबर 1/x का उच्चतम मान याद कर दीजिए, y बराबर 1/x की पावर x, इसका उच्चतम मान। एक और क्वेश्चन इसी टाइप में और भी उल्टा हो सकता है, x की घात 1/x। ठीक है, इसके लिए भी हो सकता है क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन हो 84 घात 84 तो अवकलन होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लोग लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या किया जाएगा भाई, लोग लिया जाएगा। ये बन जाएगा log y, घात गुणा में आ जाएगी, ये बन जाएगा log 1/x। तो यहाँ log y को हम z मान लेते हैं नया, तो ये x, आप इसे यूं भी कह सकते हो log 1 माइनस में log x, log 1 की वैल्यू है वो 0 होती है, तो मान हो जाएगा माइनस में log x, ये z है हमारे पास। ठीक है, अब आप इसका अवकलन कर लीजिए, ये हमने z माना है नया log y को, अवकलन करेंगे तो z डैश मिलेगा, माइनस में x, log x का अवकलन 1/x प्लस में log x और x का अवकलन 1। सरल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 1 प्लस में log x। z डैश इक्वल टू 0 से हम चरम बिंदु निकालेंगे तो 1 प्लस में log x इक्वल टू 0 आ जाएगा भैया। ठीक है, अब हम इसे सरल करें यहाँ पर तो कितनी आएगी वैल्यू, ये हो जाएगा log x इक्वल टू माइनस में 1, हम लेंगे एंटी लॉग लेंगे तो x बराबर e की पावर -1, या कहें तो x बराबर 1/e। ठीक है, और ये देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल लिखा था, x की घात 1/x, यदि ये सवाल होगा उस केस में चरम बिंदु मिलेगा x बराबर कितना, e। ओके, तो यहाँ पर चरम बिंदु मिला x बराबर 1/e। अब आप क्या करेंगे, और अवकलन कर लीजिए z डैश का एक बार, तो एक बार और अवकलन करेंगे इस वाले भाग का z डैश का, पुनः 1 से z डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो -1 का अवकलन 0 और log x का कितना हो जाएगा 1/x, तो ये हो गया माइनस में 1/x, ये z डबल डैश है। आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे कितना, x बराबर 1/e पर क्या मिला भाई z डबल डैश इक्वल टू मिलेगा माइनस में e, और माइनस में वैल्यू है तो लेस देन 0 है, इसका मतलब x बराबर 1/e पर f कैसा होगा, उच्चतम होगा। कैसा होगा भाई, उच्चतम। f के बजाय y लिखा हुआ है तो y उच्चतम होगा। अब मान पूछा गया है कितना होगा, तो आप y में रख दीजिए कितना, e रख दीजिए, तो कितना मिलेगा 1/e की पावर e। x की जगह पर 1/e रखेंगे भाई यहाँ, तो e ऊपर चला जाएगा यहाँ, 1/1/e और x की जगह पर 1/e, तो आंसर आएगा e की पावर 1/e, ये उच्चतम मान होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे।
सेम जैसा मैंने पीछे कहा था, सेम वो देख कुछ कंडीशंस यहाँ पर आ गई। यहाँ पे ऑलरेडी लॉग लिया हुआ है, आपको कुछ नया कार्य नहीं करना है। जो थोड़ी देर पहले लिखा था हमने कि y बराबर में x की घात 1/x हो, तो आप देखो इसमें लॉग लेंगे तो यही स्टेप मिलेगी, तो वही क्वेश्चन से आप हल करके देखेंगे। यहाँ से भी आपके पास मान उतना ही आएगा जितना पहले बताया गया था। ओके, चलिए कर लीजिए, आप करके देखें, नहीं आए तो हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में, हम कराएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह दिया है कि 0 से 2 में x बराबर 1 पर, ये इंटरवल है, इसमें x बराबर 1 के ऊपर एक फलन जो आपको यहाँ लिख करके दिया गया है उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान ज्ञात कर दीजिए। आप इस फलन का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x³ माइनस में 162 के दुगने 124x और प्लस में a, 9 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब कहता है x बराबर 1 क्या है भाई, चरम बिंदु है, उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब ये उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु कौन होते हैं, चरम बिंदु। और चरम बिंदु के ऊपर आपके पास f' क्या हो जाता है, 0 होता है। तो वैल्यूज रख देंगे हम, 4x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस में 124 x की जगह 1 और प्लस में a और बराबर में 0, तो 4 माइनस में 124 प्लस में a बराबर 0, माइनस का 120 प्लस में a बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई 120। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। यदि लाभ फलन px 41 माइनस 72x माइनस में 18x स्क्वायर से प्रदत्त हो तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ पर हम अवकलन करेंगे p का, p' हो जाएगा, 41 का 0 हो जाएगा, माइनस में 72 और माइनस के 36x, ये अवकलन है। p' इक्वल टू 0 से हम चरम बिंदु ज्ञात करेंगे, तो माइनस में 72 माइनस के 36 x बराबर 0, तो x हमें मिलेगा कितना, माइनस का 2, हमें x प्राप्त हो गया साहब। एक बार फिर से अवकलन करेंगे किसका, p' का, 1 से p' ज्ञात कीजिए, 72 का 0 मिला, माइनस का 36। देखो जब x बराबर -2 तब p' माइनस 2 की वैल्यू होगी -36, और -36 कैसा है, ऋणात्मक, लेस देन 0 है, इसलिए x बराबर -2 पर क्या होगा, लाभ उच्चतम होगा। पूछा गया है उच्चतम लाभ बता दीजिए, तो हम उच्चतम लाभ निकाल देंगे, जिसे हम मैक्सिमम px भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, p -2 रखिए, 41 माइनस में 72 x की जगह -2 माइनस के 18 -2 का स्क्वायर, तो 41 और प्लस में 144 और माइनस में 18 गुणा में 4, तो 41 प्लस में 144 माइनस के 72, तो 41 प्लस में 72 आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 7 4 11 113, ये मैक्सिमम है लाभ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो कहता है f बराबर x³ का x बिलोंग्स टू -2 से +2 में निरपेक्ष उच्चतम है, निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कर दीजिए। आप fx का अवकलन करेंगे सबसे पहले x के सापेक्ष, तो क्या बनेगा, f' बनेगा 3x²। ठीक है, अब f' इक्वल टू 0 से आप चरम बिंदु निकालेंगे, तो 3x² इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिला, 0 मिला, ये चरम बिंदु 1। ठीक है, तो टोटल चरम बिंदु क्या क्या होंगे, एक तो माइनस का 2, एक 0 और एक +2। ये 2 कहाँ से आ गए साहब, -2 +2, जो इंटरवल मिला है वो क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल के अंत्य बिंदु भी चरम बिंदु होते हैं, ये दिमाग में रखना है। तो हमारे पास 3 अंत्य बिंदु आएंगे, 3 चरम बिंदु आएंगे। 3 चरम बिंदुओं पे आप निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम मान चाहिए, तो निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम मान बहुत सरल होते हैं, आपको और अवकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फलन में सीधे सीधे -2 रखिए, दिए गए फलन में आप -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब होगा, माइनस में 8 मिलेगा। आप 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, आप 2 पुट करेंगे तो प्लस का 8 मिल जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा मान 8 और सबसे छोटा कितना, -8, इसलिए लिख देंगे निरपेक्ष उच्चतम मान 8 व निरपेक्ष निम्नतम मान -8 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फिर इस बार कह रहा है स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम बताने हैं, जितने भी होंगे सारे ज्ञात करने हैं। आप f' ज्ञात करेंगे, 3x² माइनस में 3 होगा भाई। ठीक है, f' इक्वल टू 0 से आप चरम बिंदु निकालेंगे, 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, या कहें तो x² बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस के 1, 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम के लिए बिंदु के बारे में पता करेंगे, +1 -1 कैसे बिंदु हैं, तो एक अवकलन और करेंगे हम यहाँ पर, ये जो पहला है उसके लिए एक और अवकलन, f'' क्या आएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 का 0 है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, x बराबर +1 पर
एफ डबल डैश प्लस 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर 1 निम्नतम बिंदु है। कैसा है? निम्नतम। वह निम्नतम मान ज्ञात कर लेंगे। क्या आएगा? हम 1 पुट कर देंगे फंक्शन में, 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 तो मान आएगा माइनस का 2। ये पहला आंसर है। अब रखेंगे x बराबर -1, उसके ऊपर एफ डबल डैश 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 6 जो लेस देन 0 है, इसलिए x बराबर -1 एक उच्चतम बिंदु है। कैसा है भाई? उच्चतम बिंदु है। और उच्चतम बिंदु है तो उच्चतम मान निकाल देंगे उच्चतम बिंदु पर। क्या होगा? f -1 का क्यूब माइनस में 3 गुणा -1 तो माइनस का 1 और प्लस का 3 तो आंसर आया प्लस का 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है, जिनका गुणनफल उच्चतम है। बिल्कुल सिंपल सा है। हम मान लेते हैं, माना एक संख्या x है, एक संख्या कैसी है? x है, तो प्रश्न से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? प्रश्न से दूसरी संख्या 24 माइनस x होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 24 है, एक घटा देंगे दूसरी प्राप्त हो जाएगी। वह इनका गुणनफल p हो तो p इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं भाई? x इंटू 24 माइनस का x, तो p बराबर हो जाएगा 24x माइनस में x स्क्वायर। आप p का अवकलन करेंगे तो p डैश ये आपको मिलेगा 24 माइनस में 2x, p डैश इक्वल टू 0 से चरम बिंदु मिलेंगे। 24 माइनस 2x बराबर 0 तो x बराबर 12, ये चरम बिंदु है भाई। ठीक है, ये उच्चतम या निम्नतम कोई सा भी हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं x बराबर 12 उच्चतम बिंदु देगा या निम्नतम बिंदु देगा। एक अवकलन और करेंगे हम साहब, तो फर्स्ट से p डबल डैश कितना आएगा? 24 0 हो जाएगा, माइनस के 2 प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो x बराबर 12 पर p डबल डैश की वैल्यू है वो -2 ही रहेगी, -2 लेस देन 0 है, इसलिए x बराबर 12 एक उच्चतम बिंदु है। p का मान या कहें तो गुणनफल कैसा आएगा? उच्चतम आएगा। इसलिए संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 12 और दूसरी 24 माइनस 12 या कहें तो 12 होगी, यानी दोनों की दोनों संख्याएं 12 होंगी, तो उस केस में इनका गुणनफल उच्चतम होगा। ओके, आगे कहता है 2 मीटर लंबा आदमी है और 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलता है, तो उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात कर दीजिए। भाई साहब ये तो है एक खंभा, ठीक है, खंबे की हाइट है कितनी? 6 मीटर। खंबे को नाम डाल दिया हमने ए बी। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी समय यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और वो इस खंबे से दूर जाने की कोशिश करता है इधर आगे। मान लीजिए किसी समय टी के ऊपर वो व्यक्ति यहाँ पर स्थित है, यानी खंबे से चल करके वो यहाँ तक पहुँच गया। ये कोई व्यक्ति है सी डी। तो देखो यहाँ पर यदि खंबे के ऊपर लाइट चल रही है तो उसकी वजह से इसके छाया बनेगी सामने। छाया कहाँ बनेगी? ये इतनी डिस्टेंस छाया होगी, मैंने इस बिंदु को ई नाम दिया तो डी ई छाया बन जाएगी। ये 2 मीटर लंबा आदमी है यहाँ पर सी डी। ठीक है, ये कोण 90 का है तो यहाँ पर ये कोण भी कैसा होगा? 90 का। मान लीजिए किसी समय में टी द्वारा उसके व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? x है तब, और ये छाया की लंबाई y है, तो y में परिवर्तन की दर पूछी गई है। y में वृद्धि दर क्या है? यदि ये छाया को किससे लिखा गया है? y से लिखा गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ई में त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज सी डी ई के। क्यों है भाई? क्योंकि आप ध्यान से देखें, ये कोण, इसके अलावा ये कोण दोनों में घनिष्ठ है, तो ए समरूपता की वजह से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों में एक समानता होती है, क्या भाई? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात आप ले सकते हैं। ए बी के संगत सी डी होगी, इसके अलावा बी ई के संगत है वो डी ई होगी। रख दीजिए मान, ए बी की जगह 6, सी डी की जगह पर 2, बी ई की जगह पर x प्लस में y और डी ई की जगह कितना है भाई? y। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर में x प्लस में y और बटे में y, या 3y बराबर x प्लस में y। और देखें तो ये बन जाएगा 2y बराबर में x। आप इसका अवकलन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, समय के सापेक्ष, तो 2 dy बाई डी टी। हमें dy बाई डी टी चाहिए, इधर मिलेगा dx बाई डी टी। ठीक है, तो चाल dx बाई डी टी क्या है? व्यक्ति की चाल है, क्योंकि x दूरी चल रहा है,
तो इस x का अवकलन करेंगे आप तो dx अपॉन dt चाल कहलाएगी। चाल मिली है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो रख देंगे हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2 dy बाई dt, और ये कितनी है 5 किलोमीटर प्रति होवर। 2 का भाग दे देंगे तो dy बाई dt हमारे पास आ जाएगा 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति होवर। ये आपके पास छाया में वृद्धि दर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो गई है। त्रिज्या यदि इसकी r है तो r में वृद्धि दर 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कह रहा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल a होता है वृत्ताकार डिस्क के लिए पाई r स्क्वायर। आप इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए तो हो जाएगा पाई तो चर राशि है, आर स्क्वायर का 2r और r का dr अपॉन dt। कहता है r बराबर 3.2 सेंटीमीटर। उस केस में dA अपॉन dt कितना आएगा, तो देखो 2 पाई तो चर राशि है, r की जगह पर रखेंगे 3.2 और dr अपॉन dt आपको मिला है 0.05। ओके, अब 0.05 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 0.1। 3.2 पाई गुणा में 0.1 और गुणा करते हैं तो 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हमारे पास क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ जाएगी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, और आपको कोई अन्य क्वेश्चंस लगता है, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चंस की खूब सारी मात्रा आपको प्रदान की है। पूरी कोशिश है क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। कोई एकाध संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएं, आपको तरीके आने चाहिए, सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। बेस्ट ऑफ लक। हमने मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट पूरा कर दिया है। ठीक है, यदि आपके वीडियोज अच्छे होते हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आगे की वीडियोज भी मिल जाएंगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे, इसलिए आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, हम उसमें केवल लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन ही हिम्मत देता है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।